जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी का पेपर जो आदित्य पब्लिकेशन का है। इसमें ऑब्जेक्टिव का ये जो है सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टीजीटी, पीजीटी का परीक्षा, सी टेट हो, यूपी टेट हो, और बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी है जिसमें भी मतलब पदाधिकारी लेवल पर और लोक सेवा आयोग लेवल पर जितने भी जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उसका ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये इलाहाबाद से छपती है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सीनियर को देखा है कि सीनियर इस बुक को प्रीफर करते हैं, इसीलिए हम आपके सामने इस बुक को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे सबको हम करवा देंगे। जो बीपीएससी टीचर के लिए मेरा पर्पज़ रहेगा, ये तो बीपीएससी टीचर के लिए यानी बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अतिरिक्त जितना भी दिया है ना एग्ज़ाम के लिए, सब के लिए ये ज़रूरी है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिएगा, पहला है कि वर्ण जो होता है, देखिएगा एक वर्णमाला की दृष्टि है। वर्ण तालिका बना दिया, यहाँ पर कह रहा है कि ह्रस्व स्वर दो टाइप में डिवाइड कर दिया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो देखेंगे स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण करने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी में, एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। थोड़ा सा है मतलब थ्योरी टाइप का, थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और इस बुक की खासियत रहेंगी, अभी देखेंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कि ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, डी आ गए, और दीर्घ में आ, ई, उ, ए। कुल कितना होंगे, कुल 7 हो जाएंगे ओ, जिसमें थोड़ा सा खींच करके ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे व्यंजन, जिसकी सहायता या उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके कितने कैटेगरी हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, आगत और संयुक्त। इन सारे कैटेगरी में डिवाइड किया। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे हम लोग, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इसकी संख्या कितने हैं, 25 हैं, और दो अतिरिक्त ढ ढ जो है ये भी है, तो 27 हो गए। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व, क्योंकि प वर्ग के बाद जो आएगा जो भी कैटेगरी उसको बोल रहे हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है, पूछेगा कुल कितनी संख्या है, 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये वाले सबसे उस कैटेगरी में ह तक कितने हो जाएंगे, हमारा 4 होंगे। आगत की बात करेंगे तो 2 है, ये जौ के नीचे जो है एक पॉइंटेड, इसको बोल सकते हैं, देख लीजिएगा, इसको आगत बोलेंगे। और संयुक्त भी संख्या 4 है। कितना है, 4 हो जाएंगे। अक्ष, तरह, ज्ञ, और ये क्या है, श्री, जो भी हो इसकी संख्या 4 है। तो आप काउंटिंग करेंगे तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाएंगे, ये 2, ये 7 और 4 मिलकर 11 हो गया। और इधर देखिए 27, 4 31, 4 35, 2 37, 4 41, तो टोटल को ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। तो याद रखेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जब मिलाते हैं तब इसकी संख्या 52 होती है, लेकिन स्वर वर्ग केवल 11 होगा, ये व्यंजन 41 हो जाएगा, तो मिलकर के 52 हो जाएगा। बुक ये बता रहा है। उसके अतिरिक्त तो आप देखेंगे कि स्वरों का जो वर्गीकरण है तो आपको बता दिए, कंठस्थ से कौन कौन निकलेगा, ह्रस्व स्वर कौन होता है, तालु से कौन निकलता है, मूर्धन्य से कौन से होता है, ओष्ठ से कौन कौन निकलता है, इसका भी। और इसके अलावा देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा एक नज़र आप दोहरा दीजिए। अब आइए हिंदी वर्ण वाला में एक नज़र दोहराते हैं, इसमें से एक कॉलम बनाया है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से होता उसको स्वर्ण बोलते हैं। तो आपको पहले डेफिनेशन हम देते हैं, जिन स्वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, ज़्यादा समय लगेगा उसको दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उदाहरण अ, ई, उ, ड़ी होता है। मूल स्वर है अ, ई, ऊड़ी, और दीर्घ स्वर है जिसमें ज़्यादा आ, ई, उ, ये सारे हो जाएंगे। अब आइए इससे फैक्ट क्या बनेगा कि आगत स्वर अगर पूछा जाएगा कि कौन सा आगत स्वर के उदाहरण है, तो आगत स्वर हमका आ हो गया, अग्र स्वर हमारा ई, ए होंगे, मध्य स्वर अ हो गया। इस तरह से पश्च स्वर का उदाहरण आप देख लीजिए, संवरित स्वर दीर्घ ई, दुर्ग उ, अर्ध संवरित ई, उ हो गया, विवरित आ, ए ओ हो गया, अर्धविरित। तो देखेंगे व्यंजनों की संख्या कुल कितना 41 है, हम आपको पहले ही बता दिए। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। वैसे आपको जब बताएंगे उष्म व्यंजन, इसका कैटेगरी भी है, जिससे ध्वनि जो है उष्मा का प्रकट होता है उसको उष्म व्यंजन भी कहते हैं। जब आप पढ़े होंगे तब आपको पता चला होगा। तो यह देखिएगा,
कुछ जैसे है अघोष पड़ान। इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कंठस्थ बोलते हैं, कंठ से जो आवाज़ निकलती है, इसमें से क ख ग घ अंग हो गया कंठस्थ। और इसके तरह तालव्य बोलेंगे, तालु या मुंह के भीतर छत वाले पिछला का भाग, इसमें तालव्य च छ ज झ न। इस तरह से बोलेंगे मूर्धन्य जो है ट ठ ड ढ न। इस तरह दंत से कौन कौन से अक्षर के जो बोलते हैं निकलता है आवाज़, त थ द ध, इसको बोलते हैं दंत्य। उसके बाद ओष्ठ से निकलता है प फ ब भ म, पूछा जाएगा ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो प फ ब भ म। और दंत्य त थ द ध न, मूर्धन्य ट, इस तरह से याद कर लेंगे ट ठ ड ढ न। तालव्य से कौन बोलेगा श और य, और इस तरह से देख लेंगे दंत्य तो हो जाएगा। मूर्धन्य इम्पोर्टेंट नहीं था, जो उतना ही इम्पोर्टेंट था। अब आइए इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि आगत व्यंजनों की संख्या 2 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क वर्ग कैटेगरी में आप देखेंगे, इसी को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे में क ख ग से लेकर के अंग तक होगा। च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं च छ ज झ न है, ट वर्ग की ध्वनियाँ ट ठ ड ढ न है, त वर्ग त थ द ध न है, प वर्ग प फ ब भ म है। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, और अर्धस्वर है य और वो। लुंठित व्यंजन है र। इस तरह से कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये है हमारा पार्श्विक व्यंजन ल। उष्म संघर्षीय, ये सब स की कैटेगरी में, और लास्ट ह। उसके बाद उत्सित व्यंजन है ढ ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श सरल से मूर्धन से जो भी हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, और कुछ खास नहीं रहा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आइए नासिक व्यंजन को देख लीजिएगा, क्या बोलता है नासिक व्यंजन है, ये सारे 9 को क्या बोल रहे हैं नासिक व्यंजन। कंठ व्यंजन क ख ग घ तो आप जान भी करते हैं कंठ व्यंजन है। अब आइए क्या खास इंपॉर्टेंट बॉक्स में लिखा है, अनुप्रयोग या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 है। तब भी देखेंगे 41 + 1 11 को जाएंगे 112 500, कितने हो गए 52 हो गए। उसके बाद जो ये अक्ष जो है किसके संयोग से, बहुत क्वेश्चन पूछा गया, अक्ष जो है क प्लस ये वाले 100 षटकोण वाले 100 को मिलकर के बना है, याद रखेंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो त थ द ध न होता, तो ट वर्ग तो नहीं आता, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, बचपन में खूब रटाया होगा। हमारे एक सर थे जिसका नाम था LK मिश्रा सर, आज हम उसको याद करते हैं, उसी के बदौलत जो कुछ भी हिंदी आती है तो इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। पर्यायवाची विलोम शब्द बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किए थे। तो हम लोग भी मतलब बेसिक एजुकेशन हम लोग का प्राइवेट स्कूल में हुई है, तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आज हम लोग कुछ ना कुछ हिंदी में जो अच्छी पकड़ थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उनके नहीं तो इंग्लिश वगैरह थोड़ा हिंदी वगैरह पकड़ पढ़ पाते हैं। अब देखिएगा वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है, वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी, 11 है, तो आपको पहले बता दिया। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क और ख है। और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये होता है कंठ तालव्य। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, इसको इन दोनों वर्ण को देख लेते हैं। और अघोष वर्ण कौन सा है, ये वाला स महाप्राण जा सकते हैं। हिंदी में जो ये वाला स है तो तालव्य है, अघोष महाप्राण है। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, इसको हम पहले ही बताते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा हो जाएगा, अंतस्थ। इस तरह से पूछेगा उसमें व्यंजन कौन है, तो प प ब ब म, इस तरह से हो जाएगा। आइए तालव्य व्यंजन याद करेंगे, च छ ज झ न, ये वाला तो यह तक। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड न हो गया। अभी पूछा था ट क्या है, क वर्ग कैटेगरी में डाल दिया था, या त वर्ग, तो देखिएगा दंत वर्ण में त थ द ध न, क्योंकि दंत से आवाज़ निकलती है। ओष्ठ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि ओष्ठ से सारा को याद लिख प फ ब भ म। और दंतोष्ठ से व, और स्वर जो है यंत्रीय व्यंजन है ये ह। आइए अब क्या इंपॉर्टेंट बनता है, विराम चिन्ह के बारे में देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ टाइम नहीं लेंगे, सारे विराम चिन्ह आप जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है। अल्प विराम, अर्ध विराम को देख लीजिए, पूर्ण विराम को देख लीजिए, प्रश्नवाचक को, इस तरह से कोष्ठक को देख लीजिएगा, इसका कहीं पे कहीं क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी करवाएंगे। जैसे यह है टीका सूचक, इस तरह से देख लेंगे, हंस पद देख लेंगे, पाद बिंदु देख लेंगे, दीर्घ है। आइए बॉक्स में जितना बना है इसका आपको समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे विराम का अर्थ पूछा है ठहराव होगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, टोटल 20 है। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, और अर्ध विराम का ऊपर में एक थोड़ा सा इधर इधर इस तरह से बिंदु अल्प विराम मिलते हैं। हंस पद किस प्रकार का विराम का एक और नाम है, इसको बोलते हैं त्रुटि विराम।
हंस पद किस विराम का एक और नाम है, यानी हंस विराम का दूसरा नाम है त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया तो इंटरोगेशन मार्क हो गया है कि नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो ये वाला अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। देख ले सकते हैं सिंपल इसका। अर्ध चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए विराम चिन्ह क्या है, 0 है। निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेतों के लिए। रात्रि निशा के में रिक्ति का जो है स्थान पर उचित चिन्ह लगाया जाता है, रात्रि निशा, तो ये वाला को क्या बोल रहे हैं, इस तरह से निशान इक्वल का दे दिए। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब पूर्व की बात पुनरुक्ति करनी हो, बार बार दोहराना हो। आइए, इतना हमने आपको थ्योरी बताया, जो कुछ भी आइए क्वेश्चन बढ़ेगा। इसकी बुक की एक खास प्रॉपर्टी है, विशेषताएँ हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है, जितना भी बेसिक एग्ज़ाम्स है, और उसका क्वेश्चन को पहले लिख दिया है कि यूपीपीसीएस में पूछा गया 2012 में। अब बोलेगा सर बीपीएससी टीचर के पढ़ा रहे हैं। देखिए, हिंदी कोई भी एग्ज़ाम के लिए ना, वो पैटर्न वही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें व्यंजन क वर्ग में चला जाएगा, वो नहीं, सेम ही रहेगा। अगर उसमें से पूछना होगा तो उसमें से ही पूछेगा, क्योंकि उसकी जो थ्योरी तो लिमिटेड है। हिंदी क्या बोल सकते हैं, उसका लिमिटेड पोर्शन है। पर्यायवाची पूछेगा तो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, या जितना भी समुद्र की तरह। वैसे तो लिटरेचर बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो रिपीटेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसी को याद कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, अभी बताए थे, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ी सी उष्माहट यानी उष्मा का थोड़ा सा पता चलता हो या गर्म ध्वनि निकलता हो, तो इनमें से कौन है। ये वाले 100 के कैटेगरी में सब 100 लास्ट में हो, याद रखेंगे। तालब सा मूर्धन सा सौ अक्ष, ये सारे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अघोष कहते हैं। अभी आपको बताए थे इसका डेफिनेशन, क्या कहेंगे, अघोष। ऑप्शन ए सही है। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, आपको बताए थे ये सारे क्या है, अंतस्थ है। उष्म व्यंजन कहोगे, ये तालब 100 वाले, 100 मूर्धन स ह अक्ष तौरज्ञ, तो ये सारे। दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये बता दिया। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बहुत एग्जाम में। देखिए, ये बीएड का एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन कहाँ, तो देखिएगा प फ ब भ म में, तो ये वाला फ ऑप्शन में है। य र ल व तो नहीं होगा, तालब 100, ये वाला 100 तो उसमें व्यंजन होगा। य र ल व तो अंतस्थ हो जाएगा। फ जो है देखिएगा, बोलने में हमारा ओठ होठ जो होता है आपस में टच होती है, इसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, ये क्वेश्चन बीएड में पूछा हुआ है। फिर कहता है, जिन शब्दों के अंत में अ जाता है उसे क्या कहते हैं, अ आता है उसे क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अकरांत। क्या कहेंगे, अकरांत। कौन स्वर नहीं है, देखिए स्वरों की संख्या 11 है, अ ए उ, लेकिन ब बोलने में ना ब प्लस अ, यानी ये जो स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ी, जिनकी सहायता लेनी पड़ती है उसको बोलते हैं व्यंजन। तो ब क्या है, एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा वर्ण घोष है, देखिएगा वर्ण कौन सा है, घोष है। ये दिया ऑप्शन सी, द जो है वर्ण क्या है, एक घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये आपको रटना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण है। वर्णमाला कैसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। व्यवस्थित वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। लेकिन क्या हो, एक डेफिनेट शेप हो उसका, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ अलग अलग हो जाए। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कौन सी कंठस्थ ध्वनियाँ हैं, क और ख क्या बोलेंगे, कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, तो बताना मूर्धन्य व्यंजन, ये ढ है ये वाला, और ड ढ है, इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, मूर्धन्य। ये आरआरबी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण है, कौन सा अल्पप्राण, क और ग क्या है, अल्पप्राण। ये भी रेलवे में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं कौन सी हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ये ख के नीचे जो एक पॉइंटेड है, ग के नीचे जो भी हो। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घोष वर्ण है, अभी आपको भी पता थे घोष वर्ण, ऑप्शन म में है, याद तक रखिएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो देखिए कोई एक स्वर का उदाहरण देखिए, देखिए ऊ जो है एक स्वर है, व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की ओष्ठ नहीं है, देखिएगा ओष्ठ में आपको बताइए कहाँ से, तो प फ ब भ म, प फ ब भ म, त जो है नहीं, ये त नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो दंत से हो जाएगा।
कहता है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, आपको बताया तो 41 प्लस 11 52, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कहता है निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, आपको बताना है। ये वाला 100 वाला षटकोण या 9, तो यही सही है, ये वाला 9। नेक्स्ट देखेंगे ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए वर्ण को हम लोग कहते हैं कंठस्थ तालव्य वर्ण। कैसा वर्ण, कंठस्थ तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो देखिएगा मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया श्री को, कुछ हम लोग ने दिया स्टैंडर्डाइज नहीं किया है। निम्नलिखित शब्दों के किस शब्दों के कहता है द्वितीय व्यंजन है, तो कौन से होंगे, सी है, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है, ये लो संयुक्त बोलते हैं। ये देखिए ये वाले सौ तालब समुर्धन से सौ में कौन से व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है, तो क्या होंगे उष्म, लेकिन है कौन सा, संघर्षी व्यंजन है, उस संघर्षी। कहता है अक्ष जो है ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है, इसमें बोलते हैं संयुक्त, किसमें क प्लस ये वाला 100 वाला षटकोण वाला 100, इसको बोलते हैं। ये बहुत एग्जाम में रिपीटेशन हुआ, किसमें, बैंक का एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट कहते हैं हिंदी शब्दों को उसमें अक्ष जो है, अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। किस वर्ण कहता है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद, क प्लस 100 जो भी हो। नेक्स्ट देखेंगे कहता है ज्ञ वर्ण की संयोग होता है, जो है ज्ञ जो बना है किससे बना है, जौ प्लस ये वाला 9, तब बन गया ज्ञ। अक्ष क प्लस 100, अक्ष कैसे, क प्लस 100। कहता है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो देखिएगा ये बैंक का एग्जाम में पूछा है, ये 100 जो है अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बोलिए क ख ग घ, तो घ जो क वर्ग की कैटेगरी में आया तो कंठ हो गया। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना है संयुक्त व्यंजन, ये ज्ञ है, आपको बताए अभी कौन ज्ञ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ज्ञ किससे बना, तो ये जौ प्लस 9 से बना है, जौ प्लस 9 से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं है, तो देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है ट जो है दंत व्यंजन का उच्चारण नहीं है, ठीक है, दंत्य का नहीं है, तो दोधना होता है, लेकिन ट जो है दूसरा, कौन सा क्या बोलते हैं अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, तो ये सी है, ये वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो वो है अक्ष जो है किसके संयोग से बना, क प्लस 100 होना चाहिए, षटकोण वाला 100। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, 33 का ऑप्शन बी सही है, बीएड एंट्रेंस में 2007 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कुछ व्यंजन चुनिए, जौ एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं, ट ठ ड ढ न, तो ये घ कहाँ से आ गया, कंठस्थ से आ गया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, टोटल व्यंजन अगर पूछेगा, वनली ने व्यंजन पूछ रहा है ना, तो 33 देखिएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। अभी बता रहे सर 41 था, अभी 33 कैसे हो गया, तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर, 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो देखिएगा कहता है कि आ जो है एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, तो खरी चौपाई को हटाकर। नेक्स्ट देखेंगे विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो निस्पर्श। तो इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो ए, इसको क्या बोलेंगे, ए स्वर वर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्या कहता है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताते हैं य र ल व, य र ल व, तो ये तो य आ गया, अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो ओ का उच्चारण स्थल कंठ, कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ होगा। च जो है और छ का उच्चारण कहाँ, क ख च छ ज झ न, तो क्या बोलते हैं तालु, क्या बोल देंगे तालु। नेक्स्ट देंगे 44 क या ज, उसके नीचे ना एक पॉइंटेड है, उस पॉइंटेड को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कि ध्वनियाँ जो है किसकी हैं, तो ये ध्वनियाँ जो अरबी और फारसी की, बिल्कुल ये अरबी में ऐसा होता है। तो कहता है तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन च छ ज झ न, ये क्या है तालव्य व्यंजन। कंठस्थ में क ख ग घ न, देखें दंत में त थ द ध न। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो ये त जो है दंत में आता है। नेक्स्ट देखें किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज में तो ऐसा रहो कि कोई विचारण नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीएड का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये कहता है स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आपको क्या बोलेंगे ओ कंठोष्ठ वर्ण है, किस प्रकार के वर्ण है, कंठ प्लस ओष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने, टोटल 52, 41 प्लस 11, तो ये
52 UPPGT में पता, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में पूछा है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तो उपयुक्त तीनों, प्लुत, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण की वैशिष्ट्य हैं, तो क्या बोलेंगे, द्योष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, नुनासिक। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर क्या कहलाता है, यो, क्या बोलेंगे, अर्धस्वर कहलाता है। इसको UPPGT में पूछा हुआ है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या बोलते हैं, ध्वनि, क्या बोलते हैं, सार्थक होना चाहिए। वैसे सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन मीनिंगफुल जो हो गया हमारा, सार्थक हो गया हमारा कौन, ध्वनि हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, UPPGT में पूछा है। ये जो चौ है व्यंजन के साथ अल्पप्राण है, चौ व्यंजन के साथ अल्पप्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो देखिएगा यो जो है अंतस्थ में आ गया, स्पर्श में कहाँ आ गया, तो याद रखेंगे वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ से क वर्ग वाला आएगा तो क ख ग घ, ये वाला सही होगा। अब TGT में मार दीजिएगा आराम से इजीली। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो ऑप्शन 59 का ऑप्शन डी में सही है। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी में ये वाली शौ की ध्वनियाँ हैं, इसको क्या बोलते हैं, तालव्य, क्या बोलेंगे, तालव्य। ओष्ठ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो कौन सा है, अ नहीं है। अल्पप्राण ध्वनियाँ का समूह चौ, जौ, नौ। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन बी सही है। वर्ण का शब्द अर्थ नहीं होता है, आकाश नहीं होता है। देखेंगे रंग जाति अक्षरीय होते हैं, लेकिन रीटेट में पूछा गया, अरे आर टेट में यानी राजस्थान का टेट, तो देखेंगे वर्ण जो है आकाश का, तो अंबर व्योम ये सब हो सकता है। कहता है नवगगन आसमान अंबर व्योम आकाश का हो जाएगा। कहता है कौन वर्ण घोष नहीं है, तो ये तो जो है वर्ण घोष नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, कौन से वर्ण घोष नहीं है, तो वर्ण घोष नहीं है। किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है, ये हम अभी करवाए थे एक बॉक्स में। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को क्या कहते हैं, अनुस्वार। स्वर के बाद आने वाले नासिक की नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाता है। किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ, ये तो फिर रिपीटेड हो गया। ये जो है रिवाज में देखिए री का प्रयोग नहीं हुआ, ये आर्टेट में पूछा गया। दंत वर्ण है, तो थो दो धनो, तो थो दो धनो, इसमें तो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, अब आते हैं फिर UP टेट में पूछा हो गया। ये देखिएगा घ का उच्चारण कौन सा है, तो क ख ग घ घ, क से कंठ, क से कंठ, क वाला जो टर्म है कंठ हो जाएंगे। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो देखिएगा इस हिंदी का जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट में पूछा गया है। देखिएगा तो सबसे पहले हिंदी का डिक्शनरी में खोजने जाएंगे, संतान में, सकल में, सचल में, सक्षम में, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, संतान दिखेगा। उसके बाद सकल दिखेगा, ठीक है, उसके बाद सक्षम, उसके बाद सचल, जो अकॉर्डिंग उसकी बुक है, तो ये ऑप्शन डी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, क्या कहता है, तो महाप्राण वर्ग कौन है, थ जो है महाप्राण वर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में अ और अ का जो है वर्ण के साथ आता है, तो क्या बोलेंगे, अ। नेक्स्ट देखेंगे कहता है अक्ष किसके संयोग से बनता है, कितना रिपीटेड आप देख सकते हैं, UP टेट में पूछा है, क प्लस सौ, क प्लस ये वाला 100, षटकोण वाला 100। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो देखिएगा कलड़ौ क्या है, अमात्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे अयोगवाह कहा जाता है, तो विसर्ग को क्या क्या बोलते हैं, अयोगवाह। नेक्स्ट देखेंगे ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, तो बताइए, ट वर्ग तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, दंत है। दंत में तो आएगा तो थो दो धनो, तालव्य में तो भी नहीं आएगा, कंठ में क ख ग घ ना, ऑप्शन क्या मूर्धन्य होगा। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त या संघर्षशील या प्रकीर्ण, तो क्या बोलेंगे, परकंपित। इसका आएगा पार्श्विक। लौ किस प्रकार की ध्वनि है, देखिएगा UGC नेट में पूछा गया है, लौ एक पार्श्विक है। हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है, इसको बोलते हैं अयोग वाह। ये बिहार की आबकारी सिपाही द्वितीय प्रणाली में UPPCS का पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखेंगे ये वाला 100 देखेंगे, षटकोण संयुक्त कहाँ है, ये श्री भी है, तरत प्लस जौ प्लस नौ, क प्लस 100 अक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी नहीं है, तो देखेंगे रौ, सौ ये सब है, लेकिन जौ नहीं है, ऑप्शन ए सही हो गया।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो हम लोग अभी और पढ़े थे 33 होता है। कहता है अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आएगा, तो 81 का ऑप्शन ए सही है। कहता है ए उच्चारण का स्थान का नाम बताओ, देखिएगा तो कंठ तालव्य, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण य र ल व में से कौन नहीं है, तो य र ल व ह नहीं है, ये तो उसमें व्यंजन की कैटेगरी में ऑप्शन बी सही है। कहता है अघोष वर्ण कौन सा, ये भी रिपीटेड है, यूपीपीसीएस लोअर में पूछा, तो ये 100 जो है अघोष वर्ण, देखिएगा अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनि है, तो देखेंगे चौ छ जौ झ, ये क्या है, तालव्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो जो है अल्प प्राण है, देखिएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव्य व्यंजन है, तो ये है थ, क्या बोलेंगे, थ हलंत बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन हमारा भाव में हलंत लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कह रहा है, अब और कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवरित है, तो ये ई जो है स्वर संवरित है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि जो है टो ठो डो ढौना हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी में हिंदी की बौ ध्वनि है, तो बौ देखिएगा किससे, ओष्ठ से, प फ ब भ, प फ ब भ, दंत तो दो दोना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो अब बताइए तो थ दो धन तो आ गया, कंठ से क आ गया, ओष्ठ से प आ गया। तो नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, स्वर संवृत देखेंगे ई बोल देंगे, अभी आपको एक बॉक्स में करवाए थे। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत और ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ तो थ द ध न प फ ब भ म, तो देखिए दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत से भी निकलता है और होंठ से भी निकलता है, तो ये वह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यूपीपीसीएस जीआईसी पीजीटी में पूछा गया निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, ऑप्शन टोटोडोना, टोटोडोना ये क्या मूर्धन्य है, याद रख लेंगे टोटोडोना। तो यस देखेंगे प से तो होस्ट हो जाएगा टोटोडोना। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि 100 ध्वनियों का उच्चारण क्या है, तो ये है तालव्य, कहाँ से उच्चारण करेंगे, तालव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, आपको बताएं व्यंजन कौन सा पार्श्विक है, लौ जो है एक व्यंजन पार्श्विक है, ये यूपीसीएस ये रिपीटेड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखेंगे जो है ये वाला 100 ये भी रिपीटेड हो गया, संयुक्त नहीं है, ज्ञा तो जनवे करते हैं, 100 तो जनवे, कक्ष तो जनवे करते हैं, संयुक्त है। य र ल व, य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्या पूछता है, 100 में निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो देखेंगे अर्धस्वर यानी ऑप्शन जो है ए, ये क्या हो जाएगा, अर्धस्वर है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखेंगे क त्र अक्ष ये संयुक्त है, लेकिन फ जो है संयुक्त नहीं है। कहता है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, लौ के बारे में बोलता है, बहुत रिपीटेड है, व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक है। नेक्स्ट देखेंगे भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का, देखिएगा ऊ जो है पश्च संयुक्त है, कैसा है, पश्च संयुक्त। व का उच्चारण देखेंगे ओष्ठ दंतोष्ठ, व का उच्चारण कहाँ से, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जो है महाप्राण नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तो ए कंठ और तालु है, कंठा तलाव। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित से व्यंजन संघर्षी है, तो कौन सा है, ह जो है व्यंजन संघर्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी में देखेंगे जो। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो ये है निस्पर्श, क्या बोलेंगे, निस्पर्श। तो उसके बाद देख लेंगे और क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन अब हाँ 110 कहता है तालव्य व्यंजन है, तो ये है चौ छ जौ झ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये रिपीटेड तो है। नेक्स्ट देखेंगे किस री में जो है, री में स्वर नहीं है, तो देखेंगे री में कौन सा स्वर नहीं है, तो आज देखिएगा री का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। अब विराम के बारे में देखें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। वाक्य दिया है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। देखिएगा सुनो सुनो में तो यह एक्सक्लामेटरी का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे आश्चर्यचर्य की बात नहीं है, सुनो सुनो में क्या आपको मतलब आश्चर्य जगह सरप्राइज वाली बात है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे सही प्रयोग नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है, देखिएगा एक है निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक, ऐसा कुछ विराम चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले
विचार के तार टूट जाएं वहाँ किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। यानी विचार के तार टूट जाए, मदन मोहन गया, वह अब दिल्ली जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो किसमें, संयोजक चिन्ह में। विराम का अर्थ क्या है, ठहराव। विराम का अर्थ ठहरना या रुकना। नेक्स्ट देखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या कह रहा है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। हम आपको बताए थे एक बॉक्स में, उन्होंने बताया कि 20 वो विराम चिन्ह है। अल्प विराम चुनिए। देखिएगा अल्प विराम ने हमने बताया था पहले से 1 पॉइंट, उसके बाद थोड़ा सा विराम, तो ऑप्शन ए सही है। इसको क्या बोलेंगे, अल्प विराम। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह कर देंगे अल्प विराम। कहता है आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्यालय में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा लगेगा। देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि की कोई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक अ और व इत्यादि न हो तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, कौन सा देखेंगे, अल्प विराम से काम करा चला लेंगे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा अल्प विराम से काम चला लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये वाला अल्प विराम से। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो यहाँ पे कैसा विराम, अल्प विराम, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्य में व्यंजन जो है एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम लगाते हैं, तो उसमें अल्प विराम ही लगाते हैं कई संज्ञा आने पर। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन है और अल्प विराम से। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट देखेंगे, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, यह अल्प विराम का प्रयोग होगा क्योंकि। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, जनता जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम लगा देंगे, जाना है तो इस तरह से, उसके बाद तो जल्दी जाओ, जाना है तो जल्दी जाओ। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा, तो अल्प विराम से काम चला लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। एक समान अधिकरण का कहता है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कहता है कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर कह रहा है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्यों में के अंत में किया जाता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन पहला है, वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास लिखने में, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर, तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं तुम कब आओगे, तुम कब, इस वाक्य में उचित विराम लगाएं, तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, ये वाला बी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, आहा कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में जो है तो विस्मयाबोधक लगा देंगे। कैसा लगा देंगे, विस्मयाबोधक। नेक्स्ट देखेंगे कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग, तो उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग लगा देंगे। संयोजक चिन्ह किस अन्य नाम से जानते हैं, तो संयोजक अभी देखे थे, अभी पढ़ाए थे संयोजक के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, सामासिक चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे भूल सुधारने अथवा जैसे कोई त्रुटि हो जाता हो तो सही दिखाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, हम तो ऐसे लगा देते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गाकार कोष्ठक, क्या बोलते हैं, इस तरह से घेर दीजिए, वर्गाकार कोष्ठक, ऑप्शन बी सही है। विवरण चिन्ह को पहचानते हैं, देखिएगा विवरण जो है चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, इसको ऑप्शन बी से पहचानते हैं, ठीक है, इसको विवरण देते हैं हम लोग, कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं इस तरह से, विलेज। कहता है पुनरुक्ति वो लाघव चिन्ह को पहचानते हैं, पहचाने तो क्या बोलेंगे, ए वो। नेक्स्ट देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर कहता है पद चिन्ह क्या कहता है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिव्यक्ति किया है, तो ये इन्होंने, इसका जो अभिव्यक्ति है रेखा, इसे पद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है।
हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ये पूर्ण विराम का है। तुल्य सूचक चिन्ह का पहचान करिए। तो तुल्य सूचक कौन है? ऑप्शन डी है, ये इक्वल के बराबर है। पद चिन्ह जो है, पद चिन्ह की पहचान करिए। इनमें से कौन सा पद चिन्ह है? ये ऑप्शन डी है। इस तरह को क्या बोलते हैं? पद चिन्ह बोलते हैं। समाप्ति की सूचक, समाप्ति में कौन सा सूचक? तो देखिएगा हम लोग इस तरह से समाप्ति में कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी शब्द में ए स्वर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? वैदिक। नेक्स्ट देखेंगे 35। अब और कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो को एंड कर देंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। क्या कह रहा है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। कौन सा चिन्ह का? लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, सही विराम चिन्हों के लिए वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, जहाँ तक योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो कर्मधारय समास से बने शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। हम समास आपको पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे और आपको पर्यायवाची पढ़ाएंगे, विलोम पढ़ाएंगे, मुहावरे पढ़ाएंगे, लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे, जिससे क्वेश्चन बढ़ेंगे और वाक्य का करेक्शन कराएंगे। ये सारे सब चीज़ करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उसको कोष्ठक में इस तरह से लिख देते हैं किसी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, वर्ण और विराम जो उसका विराम चिन्ह था, इसका इतना ही था। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शब्द शुरू हो रहा है। इसको हम लोग दूसरा वीडियो में बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाए। वर्ण से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। अगर आपको PDF लेना है तो PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ से हमको एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला एक एडमिन होगा, उससे हम दे देंगे, वो मेरा ही नंबर है। तो वहाँ से आप कनेक्ट होकर के आप हमसे ले सकते हैं। PDF को प्रोवाइड कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपको महान बनाता है। कोटेशन है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका पुनः सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।